नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल राधे एकेडमी पर। और आप आज जो पढ़ेंगे वो समजात श्रेणी के बारे में पढ़ेंगे। समजात श्रेणी और ऑक्सीकरण के बारे में। देखिए, समजात श्रेणी क्या है। इसमें एक प्रतिक्रियात्मक एक समूह होता है जो उसे उसी प्रकार के समूह से हटाया जा सकता है। और किससे? हाइड्रोजन के। तो देखिए समजात श्रेणी क्या है। समझें इसे। यौगिकों की ऐसी श्रृंखला, यानी समजात श्रेणी में यौगिकों की ऐसी श्रृंखला जिसमें कार्बन श्रृंखला में उपस्थित हाइड्रोजन, यानी कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन जुड़े होते हैं, स्थित हाइड्रोजन को एक ही प्रकार के प्रक्रियात्मक समूह से प्रतिस्थापित करता है। यानी कहने का मतलब, जब भी कोई कार्बन में जो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है उसे उसी प्रकार के हाइड्रोजन से विस्थापित करता है, उसे समजात श्रेणी कहते हैं। एल्केन एक समजात श्रेणी है जिसका सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है। ये सूत्र यूपी बोर्ड में कई बार पूछा गया। समजात श्रेणी का सूत्र पूछा गया है। एक मिनट। ये सूत्र जो है वो कई बार पूछा जा चुका है। अब देखिए यहाँ कि किस प्रकार से समझा। जैसे कि यहाँ CH4 है, CH4 मेथेन है, सभी लोग जानते हैं, तथा C2H6 है। तो इसमें कितना इकाई का अंतर है? CH2 यूनिट का अंतर है। कहने का मतलब, अगर इसके स्थान पर अगर एक कार्बन बढ़ेगा तो हाइड्रोजन की मात्रा 2 बढ़ेगी। हाइड्रोजन की मात्रा कितनी बढ़ेगी? तो ये इससे प्रतिस्थापित हो सकता है। यानी इसे यही तो कहा गया है कि कार्बन श्रृंखला में स्थित जो हाइड्रोजन है एक ही प्रकार के, यानी वो एक ही प्रकार के प्रक्रियात्मक समूह से प्रतिस्थापित करता है। यानी वो एक ही तरीके से कार्बन को हाइड्रोजन, जैसे कि ये दोनों जुड़े हुए हैं, उसी प्रकार से प्रतिस्थापित करता है। अब ये यूनिट, जैसे कि यहाँ CH2 है, जैसे मैंने जोड़ लिया CH2। अब इसी में क्या करो, प्लस कर दो CH2, तो टोटल कितना हो जाएगा? C2H4। अब इसमें फिर जोड़ दो CH2, तो क्या हो जाएगा? C3। ये कितना बन जाएगा? 8। तो इस प्रकार से ये चलता रहता है। तो इसे समझिए आप। अब यहां देखिए, जैसे कि C2H6, C3H8, तो यहाँ कितना यूनिट का? एक ही यूनिट का तो अंतर पड़ेगा। अगर कार्बन में एक बढ़ेगा तो हाइड्रोजन में कितने बढ़ेंगे? 2 बढ़ेंगे। तो वो ये मतलब, ये समझिए, समजात श्रेणी में उसी प्रकार के हाइड्रोजन और कार्बन ही उसे विस्थापित कर सकते हैं। आगे देखिए, जब किसी समजातीय श्रेणी में आणविक द्रव्यमान बढ़ता है, तो स्वाभाविक है जब किसी में आणविक द्रव्यमान बढ़ता है तो उसके भौतिक गुणधर्मों में क्रमबद्धता दिखाई देती है, क्योंकि आणविक द्रव्यमान के बढ़ने से गलनांक व क्वथनांक में भी वृद्धि होती है। जब भाई कोई संख्या बढ़ेगी, एक का हाइड्रोजन था, फिर वहां 2 हो गए, कार्बन 1 बढ़ गया, तो यहाँ कहने का मतलब है कि उनके आणविक द्रव्यमान से बढ़ने पर गलनांक व क्वथनांक में भी वृद्धि होती है। किंतु पूर्ण रूप से प्रक्रियात्मक समूह के द्वारा सुनिश्चित किए जाने वाले रासायनिक गुण समजातीय क्षेत्र में एक समान बने रहते हैं। यानी रासायनिक गुण जो कहने का मतलब है कि समूह के द्वारा जो सुनिश्चित किए जाने वाले रासायनिक गुणधर्म हैं, समजातीय श्रेणी में एक समान बने रहते हैं। कि कार्बन की मात्रा 2 बढ़ेगी,
कार्बन की मात्रा 1 बढ़ेगी। तो इस प्रकार से इसे समजातीय श्रेणी में बांटा गया। अब देखिए ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं क्या होती हैं, जो आप पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। ऑक्सीकरण अभिक्रिया में वे पदार्थ जो अन्य पदार्थ को ऑक्सीजन देने की क्षमता रखते हैं, जैसे कि यहाँ इस कमरे में ऑक्सीजन नहीं है और कोई व्यक्ति आए यहाँ बैठे ऑक्सीजन छोड़ जाए, फिर दूसरे कमरे में जाए, तो यानी वो कोई भी व्यक्ति जैसे है तो वो वहां जाता, वहां ऑक्सीजन देने का कार्य करता है। तो इसी प्रकार से यहाँ भी आप देखेंगे कि जो तत्व ऐसे हैं जो अन्य तत्वों को ऑक्सीजन देने की क्षमता रखते हैं वो ऑक्सीकरण क्रिया कहलाते। देखिए इसमें कार्बनिक यौगिक ऑक्सीकरण तत्व की उपस्थिति में, यानी ऑक्सीकरण तत्व की उपस्थिति में ऑक्सीजन लेते हैं और दूसरे कार्बन यौगिकों को कार्बन का निर्माण करते हैं, दूसरे कार्बनिक यौगिकों का निर्माण करते हैं। इसमें देखिए कार्बनिक जो यौगिक हैं ऑक्सीकरण तत्वों से क्रिया करते हैं, जैसे कि KMnO4 लिया या K2Cr2O7 लिया, तो ये ऑक्सीजन, या मेथेनॉल लिया, तो इससे क्रिया कराने पर देखिए ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ गई, CH3COOH का निर्माण हुआ। यहाँ देखिए कुछ पदार्थ जो अन्य पदार्थों को ऑक्सीजन देने की क्षमता रखते हैं ऑक्सीकारक कहलाते हैं। यानी ऑक्सीकारक क्या होंगे, जो अन्य पदार्थ को ऑक्सीजन देने की क्षमता या ताकत रखते हैं वो ऑक्सीकारक कहलाते हैं। लेकिन यहाँ बात क्या है कि कार्बनिक यौगिक जो हैं वो ऑक्सीकरण तत्व की उपस्थिति में हम ऑक्सीजन लेते हैं, यानी ऐसे कार्बनिक तत्व जैसे कि CO2, कार्बन अलग है O2 अलग है, ये कार्बन की उपस्थिति में ऑक्सीजन से मिलने पर ही तो कार्बन डाइऑक्साइड बना। तो इसी प्रकार यहाँ जो कार्बनिक यौगिक हैं वो ऑक्सीकारक तत्वों की उपस्थिति में ऑक्सीजन लेते हैं, इसे कहते हैं ऑक्सीकारक अभिक्रिया। क्लियर? ठीक है, अब आगे देखिए अब कार्बन यौगिकों का नामकरण। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि कार्बन की उपस्थिति कैसी है। जैसे कि एक कार्बन के लिए हम मैथेन का उपयोग, तो यहाँ हम मैथ लिखेंगे। जैसे कि ये समझिए पहले कि हाइड्रोकार्बन अणुओं में कार्बन परमाणु की उपस्थिति के अनुसार नामकरण किया जाता है। यानी उसमें ये देखा जाएगा सबसे पहले कि कार्बन के परमाणु कितने हैं। अब जैसे कि यहाँ देखिए कार्बन परमाणुओं की संख्या, तो कार्बन परमाणुओं की एक संख्या के लिए हम मैथ का उपयोग करते हैं, ठीक है, जिसे होते हैं मैथेन होता है। 2 के लिए एथ प्रयोग करते हैं, 3 के लिए प्रोप। तो ये आपको 10 तक जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, जैसे कि मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ओक्ट, नॉन, डेक, ये आपको याद करने पड़ेंगे। अब जैसे कि 6 के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, हेक्स, ठीक है। 5 के लिए हम पेंट, 4 के लिए ब्यूट यानी ब्यूटेन होता है ये। तो इसी के आधार पर कार्बन परमाणुओं की संख्या के आधार पर ही हम नामकरण करते हैं। अब देखिए ये तो आपको याद होना चाहिए, ये समझ में नहीं आएगा तब तक आप इसको नहीं कर सकते। जैसे प्रक्रियात्मक समूह हैलोजन और उसका नामकरण हम करेंगे। जैसे कि भाई हम एक समूह को जोड़ रहे हैं, ऐसे मान लो हमने मेथेन में Cl को जोड़ दिया, तो क्या नाम होगा। तो सबसे पहले जैसे कि Cl, अगर हम इसे जो ये समूह जुड़ता है उसका नाम पहले लिखा जाता है, जैसे कि क्लोरो, ब्रोमो, ये जो Br है या Cl है इनका नाम सबसे पहले लिखा जाता है। कि जैसे देखिए अगर हम जैसे मीथेन, अब देखिए क्लोरीन के साथ हम क्रिया करा रहे हैं, जैसे कि मीथेन में हमने Cl को जोड़ दिया, तो जैसे कि हमने क्लोरो लिखा है ऊपर, जैसे यहाँ ब्रोमो लिखा है, तो क्लोरो मीथेन हो जाएगा। कार्बन की संख्या कितनी है, 1 है, तो ये क्या हो जाएगा, क्लोरो मीथेन। जैसे ही कि सी कार्बन कितने हैं, 2H5 है, तो कार्बन कितने हैं यहाँ देखिए 2 हैं, तो एथ है, क्या है, एथ है, यानी एथेन है।
तो यहाँ क्या हुआ, क्लोरो एथेन। कार्बन की संख्या कितनी है, 2। इधर देखिए कार्बन की संख्या यहाँ कितनी है, 2, तो यहाँ एथेन का उपयोग करते हैं। अब जैसे C5H12 में हमने Cl को जोड़ा तो कैसे होगा, तो C5 को देखिए, C5 में पेंटेन होता है, तो ये क्या होगा, क्लोरोपेंटेन। क्या होगा, क्लोरोपेंटेन। तो ये सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं, क्लोरोपेंटेन। अब इसी की तरह ब्रोमो के देखिए, Br को देखिए कैसे जोड़ते हैं, सॉरी। अब जैसे कि CH4 को जोड़िए भाई, CH4 को Br में, तो हमने पहले ही बताया है कि Br को पहले लिखेंगे तो Br को ब्रोमो कहेंगे और CH4 को क्या कहेंगे, मेथेन। तो क्या हो जाएगा, ब्रोमो मेथेन हो जाएगा। CH3C7Br तो ब्रोमोपेन। अब 3 के लिए क्या लिखेंगे, प्रोपेन लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा, ब्रोमो प्रोपेन हो जाएगा। C6 के लिए क्या लिखते हैं, C6 के लिए X लिखते हैं, तो ब्रोमो हेक्सेन हो जाएगा। तो ये इसी पे आधारित है, जैसे 6 के लिए हेक्सेन, 5 के लिए पेंटेन। तो ये आपको जब तक याद नहीं होंगे तब तक आप IUPAC नाम नहीं लिख सकते। अब जैसे कि एल्कोहल में इक्वालिटी आती है कि एल्कीन समूह में अगर हम एल्कीन की बात करें तो IUPAC नाम में क्या करते हैं, अल का प्रयोग करते हैं, अल। जैसे कि लिखा है एल्कीन के नाम को अल प्रत्यय लगाते हैं। अब जैसे कि देखिए CH4 में हम अगर किसी को जोड़ रहे हैं, जैसे कि OH, क्योंकि अल में, जैसे कि एल्कोहल में OH जुड़ता है, सभी को पता है, तो OH जुड़ता है। जैसे कि OH जुड़ने पर तो क्या बना, मेथेनॉल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, क्योंकि मैथ यहां से ले लिया, मैथ ले लिया, तो यहाँ क्या बन जाएगा, मैथ, और ई अल लगा दे तो क्या बन जाएगा, मेथेनॉल। प्रत्यय का मतलब होता है बाद में लगने वाला। क्या इसमें जो है प्रत्यय का मतलब होता है बाद में लगने वाला समूह, तो अल को हम बाद में लगाएंगे। जैसे कि यहाँ C2 के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, H का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ क्या होगा, क्या होगा, एथेनॉल। क्या होगा, एथेनॉल। ठीक है, क्या होगा, एथेनॉल। अब C4 के लिए हम किसका था, ब्यूटे। अब यहाँ क्या होगा, ब्यूटेनॉल। क्या होगा, ब्यूटेनॉल। अब देखिए हम आपके लिए घर के लिए काम दे रहे हैं। जैसे कि यहाँ आप करके लाएंगे, सॉरी, C2H6Cl, ये आपको करना है। और दूसरा आपको करना है C3 ये करना, ठीक है। और इसमें करना है C2H6O, इसका नाम लिखना है, और इसका लिखना है C3H8, इसका नाम लिखना है आपको। अब जैसे मैं एक बता दे रहा हूं, अब 2 कार्बन है तो इसके लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, एथे और अल को लगाएंगे, एथे, क्या करेंगे, एथेनॉल का प्रयोग हम करेंगे। क्या करेंगे, एथेनॉल। और इसी प्रकार से ये आपको लगा के
आने। ठीक है, कार्बन यौगिकों के रासायनिक गुणधर्मों के बारे में पढ़ेंगे, जो अपर रूप से उनकी क्रियाओं को देखेंगे कि भाई कार्बन यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म, केमिकल प्रॉपर्टीज। देखिए, इसे दहन यानी जलने पर सभी अपर रूपों में कार्बन ऑक्सीजन में दहन करके ऊष्मा एवं प्रकाश के साथ CO2 देता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड देता है। जो कार्बन के अपर रूप हैं वो कार्बन ऑक्सीजन के साथ जलने पर क्या निकलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे कि क्रिया, कार्बन की क्रिया ऑक्सीजन से कराने पर, ये कार्बन है, ये ऑक्सीजन है, तो जो आगे बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड और ऊष्मा और प्रकाश बनेगा। क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड और ये लाइट प्रकाश निकलेगा। वैसे ही हम मीथेन की क्रिया करा रहे हैं वायु की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में करा रहे हैं? मीथेन की। ये भी तो कार्बन का ही तो अपर रूप है। इसकी क्रिया कराने पर ऑक्सीजन, देखिए ये क्या बनाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और ये जल बनाता है, ऊष्मा देता है और प्रकाश। जब हम मीथेन की क्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में कराते हैं तो क्या ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन, ये क्या है? मीथेन है। जब इसकी हम क्रिया कराते हैं तो हमें क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड, जल, ऊष्मा और प्रकाश बनता है। ये हमने दो ही कराई हैं, एक। ठीक है, अब इसके बाद देखिए ये इंपोर्टेंट है, संकलन अपक्रिया, यानी ये वनस्पतिकरण अपक्रिया भी होती है, जो संतृप्त असंतृप्त, जैसे कि जब वनस्पति तेल को बनाया जाता है तो वो संतृप्त असंतृप्त को संतृप्त करके बनाया जाता है। ऐसे देखिए, असंतृप्त हाइड्रोजन निकेल या प्लेटिनम नामक उत्प्रेरकों की उपस्थिति में हाइड्रोजन से जुड़ता है। यानी ये देखिए कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, निकेल उत्प्रेरक होता है जो सहायक होता है इस अपक्रिया को कराने में। वो कहता है या तो निकेल हो या प्लेटिनम हो, उसकी उपस्थिति में जुड़ता है और संतृप्त हाइड्रोकार्बन देता है। ऐसी अपक्रिया को संकलन अपक्रिया कहते हैं। वनस्पति तेलों में सामान्य असंतृप्त कार्बन की लंबी श्रृंखला होती है, जबकि जंतु वसा में संतृप्त कार्बन श्रृंखला होती है। यानी जब भी वनस्पतिकरण की अपक्रिया होगी तो ये आपको दिखाई देगी। यानी कहने का मतलब है कि जब संकलन अपक्रिया हम किसकी उपस्थिति में, निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में कराते हैं तो हमें ये अपक्रिया प्राप्त होती है। जैसे कि C डबल बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं और हाइड्रोकार्बन इनसे जुड़े होते हैं। और इससे क्या होता है, क्योंकि अगर कार्बन को संतुष्ट करना है तो उसके 4 बॉन्ड होंगे, तो 1 2 3 4 के द्वारा ये जुड़े हुए हैं, और यहाँ पर संतुष्ट नहीं है, इसलिए ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। और ये क्या है? ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। जैसे कि इसमें देखिए, दोबारा समझिए इसे, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन निकेल की उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन से जुड़ता है। किससे जुड़ता है? हाइड्रोजन से जुड़ता है। ऐसी अपक्रिया को संकलन अपक्रिया या वनस्पति तेलों की अपक्रिया जो बड़े पैमाने पर की जाती है वो इसी प्रकार से होती है। इसके बाद ये आप रिएक्शन देख लीजिए। इसके बाद देखिए प्रतिस्थापन अपक्रिया। प्रतिस्थापन अपक्रिया क्या है कि संतृप्त यौगिकों में उपस्थित परमाणु या परमाणुओं के समूह को जब कोई परमाणु या समूह उसे प्रतिस्थापित करता है तो उसे प्रतिस्थापन अपक्रिया कहते हैं। यानी कहने का मतलब है, संतृप्त यौगिकों में उपस्थित परमाणु या परमाणुओं के समूह को जब कोई परमाणु या समूह उस प्रतिस्थापित कर,
यानी किसी समूह को प्रतिस्थापित करता है तो उसे प्रतिस्थापन अपक्रिया कहते हैं। यानी कहने का मतलब है कि वहां से किसी तत्व को हटाने पर उसकी जगह लेना। जैसे कि देखिए मीथेन की क्रिया, आगे देखिए क्लोरीन एक विषम परमाणु है जो कार्बन यौगिकों से हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करता है। यानी अब ये क्या करेगा कि क्लोरीन जो है विषम परमाणु है जो हाइड्रोजन को उससे विक्षेपित करता है, यानी संपूर्ण मात्रा तो नहीं हटा पाता लेकिन उसकी कुछ मात्रा को हटा देता है। जैसे कि ये क्या है, मीथेन है, क्या है, मीथेन, और ये क्या है, क्लोरीन, क्या है, क्लोरीन। सनलाइट की उपस्थिति में क्या बनाता है, CH3Cl और HCl का निर्माण कर देता है। तो ये क्या है, इसने एक हाइड्रोजन को हटाने के बाद Cl को इसमें एक Cl इधर चला गया और एक क्या चला गया, हाइड्रोजन चला गया। इसे क्या कहेंगे, प्रतिस्थापन अपक्रिया। किसने किया, इसने यहां से एक हाइड्रोजन को हटाया और अपने ही समूह को दो समूहों में बांटा, एक Cl ये, एक Cl ये, और यहां से एक हाइड्रोजन इधर चला गया। ठीक है, इसे कहते हैं प्रतिस्थापन अपक्रिया। ठीक है, अब इसके हम पढ़ेंगे गुणधर्मों के बारे में।